हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारी इस कक्षा में। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा और जो हमारा किसके बताऊंगा, हिंदी साहित्य के बताऊंगा। इसमें मैं आपको इम्पोर्टेंट एमसीक्यू और जो क्वेश्चन है वह कराऊंगा और इम्पोर्टेंट परिचय कराऊंगा। और जो हमारा गद्य भाग है उसके 1 से 5 तक आपके अर्धवार्षिक परीक्षा में आएंगे। उनके इम्पोर्टेंट परिचय और इम्पोर्टेंट एमसीक्यू और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा। और जो पद्य भाग है उनके लास्ट वाला कराऊंगा, जैसे कि एक तो सुमित्रा नंदन वाला कराऊंगा। याद रखना, सुमित्रा नंदन और एक और होता है महादेवी वर्मा। इन दोनों का मैं आपको क्या कराऊंगा, इन दोनों को इम्पोर्टेंट एमसीक्यू परिचय कराऊंगा। ओके। और आपको अंत में हम क्या मिलेगा, आपको अंत में दो परिचय बताऊंगा। उसमें से आपका एक आना कन्फर्म में, दोनों में से एक आएगा। तो आपको वेट करना है ना, उन दोनों में से ही एक आएगा। ओके, 100% कह रहा हूँ मैं। और अभी मैं आपको लेखन परिचय भी कराऊंगा, जो इम्पोर्टेंट है वही कराऊंगा, है ना। फिर इम्पोर्टेंट में से भी इम्पोर्टेंट दो बताऊंगा, समझ रहे हो। ओके, तो प्रेमचंद का आप जीवन परिचय देख लेते हैं। सबसे पहले प्रेमचंद का जन्म 1880 में हुआ था, वाराणसी में हुआ था। 1936 में मृत्यु हुई थी। ये देखो, यहाँ से बताऊंगा मैं। प्रेमचंद का जन्म 1980 में वाराणसी जिले के लम्ही गांव में हुआ। उनका मूल नाम धनपत राय था। पारंपरिक शिक्षा वाराणसी में हुई। प्रेमचंद ने लेखन की शुरुआत उर्दू भाषा में की, नवाब नाई से की, है ना, किस नाम से की, नवाब राय। बाद में हिंदी में लिखने गए एक साहित्यकार जो समाज की वास्तविक पेन दृष्टि देखने सकती है। उन्होंने अपने साहित्य नारियों वेदना और वर्ण व्यवस्था कुर्तियों को मानवीय चित्रण किया है। ओके, अब इसको यहाँ तक देख लो आप। देखो, मान उसके उनकी रचनाएं 8 भागों में बटी हैं। मानसरोवर की 8 खंडों में हैं। पहली है दो गुप्तगन 2 भाग में। कहानी संग्रह कौन, निर्मला सेवादन, प्रेमास, रंगभूमि, करम्बनी, गोमत, उपन्यास, कबला संग्रम, प्रेमदेव की नाटक, कुछ विचार साहित्य के। ये देखो, यहाँ से आपको काट दो इनको, ये इतना याद नहीं करना, मैं बता रहा हूँ। अब मैं आपको ये याद करने हैं आपको। एक तो उनके उपन्यास रंगभूमि, करमभूमि, सेवा सदन, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ज़्यादा टाइम लगेगा। रंगभूमि, करमभूमि, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, में 8 भागों में है। प्रेमाश्रम, गोदान, गबन, सेवा सदन, हाँ सेवा सदन में सॉरी गोदान, निर्मला। ओके। और आपकी पत्रिकाएं, ये पत्रिकाएं लिखनी है आपको। हंस जागरण माधुरी, हंस जागरण माधुरी, ये लिखना है। जो इसमें दिया है उनको याद नहीं करना। ओके। पाठ परिचय अब बताएंगे मैं आपको। मैं बता देता हूँ, इसमें मेन करेक्टर क्या है। इसमें हामिद हैं और वह अपनी दादी के लिए क्या लाता है, चिमटा लाता है ना, खिलौने वगैरह नहीं लाता है क्योंकि उसके पास बजट है, वह क्या है, सीमित हैं। और वह ईदगाह में जाता है अपने दोस्तों के स्वाद, जिसमें दोस्त तो अलग अलग चीज़ें खरीदते हैं, वो चिमटा खरीद जाता है क्योंकि उसकी दादी हैं, उसके हाथ जल जाते हैं। ओके ओके, थैंक यू। अब देखते हैं इम्पोर्टेंट प्रश्नोत्तरी, है ना। इम्पोर्टेंट लूँगा मैं, वर्ड नहीं लूँगा।
देखो ये तीसरा प्रश्न इम्पोर्टेंट है। उन्हें क्या खबर थी कि चौधरी आ जाके बदल ले, तो ये सारी इधर मोहरम हो जाए। इस कथन का हास्य क्या है? चौधरी मतलब क्या होता है? जो कर्ज देता है वो होता है ना, जो सबसे प्रतिष्ठित होता है, प्रतिष्ठित व्यक्ति होता है, जमींदार भी कह सकते हो। ईद खुशी का त्यौहार, किंतु त्यौहार मनाने के लिए पैसों की जरूरत होती है। माँ बाप के पास पैसों का अभाव और ये बातें बच्चों को नहीं चाहते। बच्चा ईदगाह जाने कि जल्दी बच्चे इस स्थिति से अनभिज्ञ थे कि उनका जब चौधरी रहमत अली के पास क्यों भागे जा रहे हैं, वो इस बात से कोई मतलब नहीं है कि पैसा कहाँ से आए और कैसे आता। उन्हें तो ईद मनानी है। उन्हें इस बात का पता नहीं होता कि यदि चौधरी उधार ना दे तो उनकी ईद ठीक से नहीं बन पाएगी और उसके उधार मिले बिना ईद की खुशियाँ मुहर्रम जैसे दुग्ध वातावरण में परिवर्तन हो जाएगी। ओके, एक तो ये देखा हमने, और एक इसको भी देख लो, है ना। ईदगाह कहानी के उस प्रश्न का उल्लेख कीजिए ईद के अवसर पर ग्रामीण परिवेश का उल्लेख करते हैं, है ना। ग्रामीण परिवेश को दर्शाता है। ईद का अवसर सुख हो या दुख मिलजुल कर कार्य करते हैं। शौर्य की तुलना में सुख शामिल होता है ना। कई स्थानों पर ग्रामीण परिवेश की झलक मिलती हैं, जिनमें खेतों के रौनक तथा वृक्षों की हरियाली चित्रित की गई है। ग्रामीण द्वारा ईद मनाने के त्यौहार आदि का वर्णन किया है, जिनमें कपड़े बटन आदि लेने, पड़ोसी में सुविधा का घर जाने, जूते कपड़े आने, तेल डालने, घर जाना, बैल को साना पानी देना, जमा पूंजी को बार बार गिनना, है ना। इस तरह से जो जो जड़ झुंड बनाकर पैदल ही शहरों की ओर जाना और आने वाली चीज़ों को देना, उनके विषय में चर्चा करना है, तो इसका ही प्रकट करती है ना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। निम्न गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। इंपोर्टेंट है। कई बार ये क्रिया होती है। आत्मा का एक लड़ में पुरोई, ये बुढ़िया का क्रोध स्वाद से भरा। प्रस्तुत गद्य पाठ्य पुस्तक अंतरा में संकलित कथा सम्राट के मुंह से बनी कहानी। प्रस्तुत पंक्ति पवित्र बना के लिख देंगे। ईदगाह में नमाजियों की लाखों सिर नमाज अदा करने के समय खुदा के आगे झुकते हैं। कौन झुकते हैं? नमाजियों। साथ ऊपर होते हैं, क्या होते हैं, फिर एक साथ ऊपर होते हैं, एक साथ झुकते हैं, खड़े होते हैं। ऐसे बिजली, जैसे बिजली के लाखों बल्ब एक साथ जल और बुझ जाते हैं। क्रिया बार बार दोहराई। इतनी सारी नमाजियों को पसंद के विलक्षण सभी भाईचारे की भावना हो सकती है पर मोती के समान प्रतीत एकता के सूत्र बंधाए हैं। ओके, उर्दू व संस्कार शब्दावली का प्रयोग हुआ है। ईद के समय ईदगाह नमाज पढ़ने वाले लेखन इस्लाम ने समानता व्यक्त की है ना। ओके, ये दो, इसमें दो दे रखे हैं। कई बार एक क्रिया होती है, इससे समझ जाना क्या होती है, नमाज पढ़ने की क्रिया। दूसरा है बुढ़िया का क्रोध स्वभाव से भरा हुआ, ये भी वही है। जब उसको दाची चिमटा लेकर जाता है तो उसकी माँ गुस्सा हो जाती, क्यों कुछ क्यों नहीं खाया। ओके, तो इसको मैं छोड़ देता हूँ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, है ना। ये इम्पोर्टेंट है, बहुत सिंपल है। उपयोगिता क्या सिद्ध की है कि बंदूक की तरह अच्छा, मतलब कि कंधे पर रखने पर बंदूक बन जाता है, हाथ में ले तो फकीरों का चिमटा बन जाता है। और अच्छा इसे मंजीरा का काम किया है। चिमटा जम जाए सारे खिलौने को जाने निकाल देगा। चिमटा आग पानी आंधी कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। चिमटा फालौद का इसलिए वज्जे है। शेर आ जाए तो ये बहादुर चिमटा रुस्तिम हिंद बन जाएगा। लपेट कर शेर गर्दन पर सवार होकर उसकी आंख निकाल लेगा। जिसका एक डांट लगाएगी तो इसका कहना मानेगा। ओके, अब इम्पोर्टेंट MCQ करेंगे। ओके ओके ओके, जल्दी से कर लेते हैं क्योंकि एक ही पार्ट में 10 मिनट लग रहे हैं। बोलो क्या ही होगा पार्ट, जहाँ तक होगा वहाँ तक तो देखो। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ईदगाह कहानी कौन सी विधा है? क्या ये उपन्यास है? बिल्कुल नहीं। निबंध है? बिल्कुल नहीं। नाटक है? बिल्कुल नहीं। तो ये कहानी है। ओके, जो हामिद नामक पहाड़ की एक कहानी है भाई साहब। ईदगाह पहाड़ के लेखक का नाम क्या है? प्रेमचंद है। क्या नाम है? प्रेमचंद है। प्रेमचंद का मूल नाम क्या है? धनपत राय है। धनपत राय है। ओके,
प्रेमचंद उर्दू में किस नाम से लिखते थे? नवाब राय नाम से। देखा तो प्रेमचंद सभी भाषाओं की कहानी किस पुस्तक में संग्रहित है? मानसरोवर के 8 खंडों में संकलित है, वहाँ पर लिखा रहता। ईदगाह में किस महत्वपूर्ण त्यौहार को आधार बना ग्रामीण मुस्लिम जीवन का सुदृढ़ चिन्ह प्रस्तुत किया है? ही किसको? मोहर्रम नहीं, ईद को। ईद को। माँ बाप के मर जाने के बाद हामिद के परिवेश कौन करता है? दादी। ईदगाह कहानी के प्रमुख पात्र हामिद की दादी का नाम क्या है? अमीना। ईदगाह कहानी में हामिद के पिता का नाम क्या है ना? दिलशाद, मोहम्मद, सबीर। आबिद कहा था, आबिद नहीं रे, आबिद हो सकता। ओके, नेक्स्ट देखिएगा। हामिद के पिता गत वर्ष किसके बेट हो गए? हेजे के, मलेरिया के, हार्ट अटैक के, टीबी की। तो हेजे इज करेक्ट आंसर। हामिद की दादी अमीना की ईद मिले कितने पैसे हामिद को देती है? 3 पैसे। रजमान के कितने दिनों के बाद ईद आती है? 30 दिनों के बाद। पैमान का प्रथम सिलने पर जमीना को कितने पैसे मिले? है ना, कितने पैसे मिले? तो कितने पैसे मिले थे? 8 आने। हामिद की गांव ईदगाह की दूरी कितनी थी? 3 कोस, लगभग 9 किलोमीटर। मोहसिन के पास कितने पैसे थे? इम्पोर्टेंट है, हाँ इम्पोर्टेंट है। 12 पैसे था ना, आपने पढ़ा था क्या? बोलो रे, गलत तो गया क्या? मोहसिन पूछा है, मोहम्मद नहीं रे, मोहसिन पूछा है। तो इसके पास थे 15 पैसे और मोहम्मद के पास 12 पैसे। किसकी माँ थाने में कांस्टेबल थे? किसकी माँ थाने में कांस्टेबल थे? जिसके पास सबसे अधिक पैसा था उसके पास थी 15 पैसे। ओके ओके ओके। मोहसिन के मामू का वेतन कितना था? बोलो रे, बोलो ना। 20 रुपये था। कितना था? 20 रुपये। मोहसिन के मामू घर कितने पैसे बेचता था? 50 रुपये। 30 पैसे से तो वो लूटता था भाई साहब। जिन्नात को रुपए की क्या कमी जिसे खजाने में छाए चले जाए? ईदगाह कहानी में ये वाक्य किस पात्र ने कहा? जिन्नात का मतलब होता है भूत प्रेत, जो भी है। मोहसिन ने कहा था। मेले में चरखी पर 1 पैसे में कितने चक्कर घूमने को मिलता था? 25। 1 पैसे में कितने चक्कर? 25। वाव, वेरी नाइस। मोहम्मद सा कौन सा खिलौना लेता है? मोहम्मद बेचारा सिपाही लेता है। मोहसिन कौन सा खिलौना लेता है जिसके पास सबसे अधिक पैसा है? बिस्ती लेता है, बिस्ती। मोहम्मद के पिता ने मोहम्मद को मेले में क्या खाने को दिए? ओके, केला। दुकानदार ने चिमटा का दाम कितना बताया? 6 पैसे। उसके पास 3 ही थे, बेचारे के पास 3 में ही काम चला लिया। ओके, तो इसी के साथ आपको याद रखना है, एक ये वाला, एक ये वाला और एक नीचे वाला। ओके, मोहसिन क्या लेता है? मोहसिन बिस्ती लेता है। मोहम्मद, उसके पापा ने केला दिया था। और मोहम्मद सिपाही लेता है और बाकी सब वकील ले लेते हैं, कुछ भी। आज देखो यार, बहुत देखो लंबा खिंच रहा है। देखो, रजमान से क्या भी पढ़ाई है। हदीसन में रमजान एक महीने का नाम है। इसमें धर्म में अत्यधिक पवित्र महीना माना जाता है। मुस्लिम लोग पूरे महीने रिवाज व्रत रखते हैं, है ना। चिमटे का रुस्तम हिंद क्यों कहा गया है? हामिद का चिमटा एक परार दो सभी खिलौनों को परास्त कर देता था। चुकनाचूर कर सका आग पानी आन दुकान ईमान ने मिला क्यों खरीदा? क्या खरीदा? मीना की ईद का निगोड़ क्या कहा? मीना का आर्थिक स्थिति देने ईद के 2 बंच चूड़ाहरी मेतरानी नाइक आदि सब क्या दोगी?
हामिद के हिस्से वे खिलाई। मीत की निगोड़ अभागी करती है, अभागी होता है। हामिद 3 पैसे कह कर क्यों आगे बढ़ गया। पैसे लेकिन दुकान में उन्हें 5 पैसे देकर चिमटा लेने को कहा। हामिद डर रहा था कि दुकान का उसे गुड़ के ना दे, इसलिए 3 पैसे कहकर वो आगे बढ़ गया। अमीन का दिल क्यों घबरा रहा था। अमीन कहा था कि गाँव के सब बच्चे अपने पिता के साथ जा रहे हैं, हामिद कोई नहीं है, वो अकेले इतनी पैदल दूर कैसे जाएगा भीड़ भाड़ में। मोहसिन अमीना है। मोहसिन की माँ उसके और उसकी बहन को दो चोट। मोहसिन ईदगाह से घर पहुंचा। मोहसिन की छोटी बहन बिस्ती लेकर उछलने लगी और टूट गई। भाई मारपीट करने सुनकर मार 2 चिमटा। जिन्नात क्या किया कारनामे। जिन्नात जमीन पर पड़ा खड़ा आसमान को छूता था। उसकी जब इच्छा होती थी वो छोटे लोटे में उसके कारनामे चौंकाने वाला क्षण में चुटकी से पता लग सकता है कि चोरी किया सामान है। हमें खंजर की उपेक्षा कीजिए। हामिद ने खंजरी की क्या उपेक्षा की। हामिद ने खंजरी उपेक्षा सम्मी से कहा कि तुम्हारी खंजरी को मेरा चिमटा फाड़ देगा। यदि इस पर जरा सा पानी गिरा दिया जाए तो पूरी तरह खराब हो जाएगी। हामिद के हाथ में चिमटा देकर अमीना क्रोधित क्यों हो गई। भाई साहब मैं आपको बता दूं इसमें 2 ही अध्याय हो पाएंगे, ओके, इसलिए माफ़ी चाहता हूँ मैं आपको। हामिद को अमीना ने 3 पैसे देखो। हामिद ने हाथ में चिमटा देकर अमीना क्रोधित क्यों हो गई। हामिद ने अमीना 3 पैसे मेले में मिठाई खाने तथा खिलौने खरीदने झूला झूलने के लिए दिए थे। हामिद ने उस पैसे को चिमटा करने खर्च कर दिया, इसलिए अमीना क्रोधित हो गई। ईदगाह कहानी में लेखक समाज किस दुर्व्यवस्था पर व्यंग्य किया है। देखो ये सब बहुत ही सरल और अच्छे प्रश्न हैं। ये देखो आ गया ना, ये आएगा, ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट अध्याय ले लेता हूँ मैं, खींच लेता हूँ। आ गया भाई साहब, दोपहर का भोजन। अमरकांत सन 1925 से 2014 तक। इसका परिचय नहीं है, काट दो इसको, परिचय याद ही नहीं करूँ ना, इससे बढ़िया तो ओके। ये जरूर याद रख लेना, यूँ पूछा जाएगा दोपहर के भोजन का पाठ के लेखक का नाम क्या है। अमरकांत वर्मा। अमरकांत ही है ना। इसका पाठ परिचय में ये देखो, दोपहर का भोजन गरीबी से जूझ रहे एक निम्न मध्यवर्ती परिवार का है, जिस कहानी में सामान्य व्यापक चिन्हित किया है। परिवार में मुंशी चंद्रिका प्रसाद, जिसमें करेक्टर है, करेक्टर का नाम क्या है एक का, मुंशी चंद्रिका प्रसाद, उनकी पत्नी सिद्धेश्वरी, 3 पुत्र रामचंद्र, मोहन और प्रमोद। मुंशी जी की नौकरी से निकाल दिया गया है। मुंशी जी को नौकरी से निकाल दिया गया, जिसके कारण परिवार में आर्थिक संकट आ गया है। मुंशी कौन है। चंद्रिका प्रसाद, मुंशी चंद्रिका प्रसाद। मुंशी पूरे परिवार का संघर्ष भावी उम्मीदवार टिका था। गरीब सास का मुख्य मुकर नहीं होने उसकी आवाज़ से अपने परिवार को बचाए रखती है ना। वे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिद्धेश्वरी ने उन्हें बड़े बेटे रामचंद्र से मंजुले बेटे इनके बारे में झूठ की वजह से चाहती कि मोहन कहीं पढ़ने लिखने नहीं गया, फिर भी उस सामने नहीं कहा किसी लड़के के यहाँ पढ़ने आता ही होगा, दिमाग घबराते और उसकी तबीयत 24 घंटे पढ़ने में ही लगे रहते। किसके बारे में कहा, मोहन के बारे में, उसी को बात करता है। वस्तु तो वो इतना वो जानती थी कि वास्तुकला यानी कि पढ़ने लिखने के बारे में कहा था। कहानी की सबसे जीवंत पात्र का चरित्र रड्डा को उदाहरण दीजिए। कौन है, सिद्धेश्वरी, उसका उदाहरण आप दे सकते हो, ओके। कहानी के प्रश्न का उल्लेख जिनमें गरीबी की विशेषता झांक रही है ना। ये इसको आपको बताना है, बहुत बड़ा। सिद्धेश्वरी का ये नहीं करना है आपको, है ना, वो मैंने बताया ना ऊपर वाला जो। सिद्धेश्वरी के एक दूसरे सदस्य के विषय में झूठ बोलना प्रयोग जोड़ना करने से पहले समझ में आपने विचार लिखिए। इसको भी कटा देता हूँ मैं, जो इम्पोर्टेंट है वही बताएंगे, ओके। चलो चलो रे। रामचंद्र मोहन मुंशी जी खाते समय रोटी न लेने के लिए बहाने करते, इसमें कैसे, ये इम्पोर्टेंट है।
रामचंद्र मोहन तथा मुंशी का चंद्रिका प्रसाद तीनों को भली भांति पता था कि आर्थिक दंगी कांड में इतना आसान नहीं कि भरपेट भोजन किया जा सके। इसलिए जब सिद्धेश्वरी ने रामचंद्र रोटी लेने के लिए कहा तो उसने कहा कि मेरा पेट पहले ही भर चुका है, मैं तो ये भी छोड़ने वाला हूँ माँ के। फिर पूछने पर बिगड़ कर कहता है, कौन कहता है रे? फिर उसके बेटे ने कहा, बिगड़ अधिक की लागत बीमार डालने की तबीयत है क्या? सब्जी मोहन को रोटी लेने के लिए पूछती तो मोहन ने कहा कि उसे रोटी अच्छी नहीं लगी, यदि उसे कुछ देना है तो थोड़ी सी दाल दे। अपने पति को खाना खिलाते हुए सिद्धेश्वरी जब एक रोटी और लेने के लिए पूछती है तो मुंशी चंद्रिका प्रसाद ने कहा बनाती कि अन्न नमकीन वस्तुओं से उनकी तबीयत उब गई। इस प्रकार तीनों ने कोई न कोई बहाना बना रोटी लेने से मना कर दी। इसकी व्यवस्था को पता चलता है तीन भूखे हुए हैं। पहले किसने कहा? रामचंद्र, बड़ा बालक ना। नेक्स्ट है, सिद्धेश्वरी की जगह पर आप थे तो क्या करते? छात्र स्वयं करें, है ना। रसोई संभालने बहुत जमींदार का काम है, सिद्ध कीजिए, वो सिंपल है। अब देखते हैं प्रश्न उत्तरी। दोपहर का भोजन पाठ के लेखक का नाम है अमरकांत। दोपहर का भोजन साहित्यिक किस विधा की रचना है भाई साहब? ओके, साहित्यिक किस विधा की रचना है? इसमें आपको क्या करना है? साहित्य किस विधा की रचना है? उपन्यास तो मुझे नहीं लग रहा, कविता तो है नहीं क्योंकि कविता तो कवि लिखता है, कवि तो है नहीं। नाटक दिखता है क्या आपको? बिल्कुल भी नाटक नहीं दिखता। उपन्यास भी नहीं है, उपन्यास भी नहीं है। तो इसलिए क्या है? कहानी है भाई साहब। अमरकांत का वास्तविक नाम क्या है? इसमें आएगा श्री राम वर्मा। ओके। अमरकांत किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? ओके, इन्हीं हथियारों से। अमरकांत किसान के एक प्रमुख कथाकार हैं। नई कहानी, जिंदगी और जो किनकी रचना है? अब किसके बारे में पढ़ रहे हैं? उसकी रचना है। दोपहर का भोजन, कहानी के मुख्य पात्र सिद्धेश्वरी के पति का क्या नाम है? मुंशी चंद्रिका प्रसाद। सिद्धेश्वरी के बड़े लड़के रामचंद्र की आयु कितनी है? 21 वर्ष। ओके। सिद्धेश्वरी के मझले लड़के मोहन की आयु कितनी है? 6 वर्ष। ओके, सॉरी गलत हो गया, 18 वर्ष है। कितनी? 18 वर्ष। सिद्धेश्वरी के छोटे लड़के प्रमोद की आयु कितनी है? इसमें आएगा वो तो 6 वर्ष। दोपहर का भोजन कहानी मूल किस वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है? निम्न मध्य वर्गीय। ओके। सिद्धेश्वरी ने किसकी सब्जी बनाई थी? दाल की बनाई थी क्या? चने की? हाँ, चने हो सकता है, चने भी एक दाल। यहाँ पर दाल आना चाहिए था वैसे, लेकिन चने दे रखा है, बहुत बढ़िया। मुंशी चंद्रिका प्रसाद की आयु कितनी थी? उसके पति की 45। किस लड़की की शादी तय हो गई है? सबसे बड़ा होगा उसकी तो होगी ना। सॉरी देख, है ना, गंगा शरण बाबू की हुई थी ना, आपको तो पता ही था। सिद्धेश्वरी ने कितनी रोटियां बनाई थी? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 7 बनाई थी। ओके। विभाग की कलरिक से किनकी छटनी हुई? देखो, कलरिक से किनकी छटनी, नौकरी हटी? मुंशी का चंद्रिका प्रसाद। सिद्धेश्वरी का बड़ा लड़का स्थानीय दैनिक समाचार पत्र में क्या काम सीख रहा था? प्रूफ रीडिंग का सीख रहा था। सिद्धेश्वरी का मलयाला किस प्राइवेट इम्तिहान देने की तैयारी कर रहा था? हाई स्कूल की, है ना, हाई स्कूल की। सिद्धेश्वरी ने आधी रोटी खाकर आधी
किसके लिए रख दी थी रामचंद्र बड़े बेटे के लिए। सॉरी 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 सॉरी, गलत हो गया रे। सही है क्या? सही सही है हाई स्कूल। इसमें सीधी आधी रोटी खाकर आधी रोटी किसके लिए रख दी थी? प्रमोद के लिए। पात्र बीमार हैं प्रमोदी, जिस खाट पे लेटा हुआ है बेचारा। सिद्धेश्वरी हाय राम कहकर जमीन पर क्यों लेट गई? खाली पेट पानी पीने के कारण, सर दर्द के कारण, पेट दर्द के कारण और पैर दर्द के कारण। ओके, खाली पेट पानी पीने के कारण। नेक्स्ट है, मुंशी जी ने खाने खाने के बाद क्या मांगा? गुड़ का रस मांगा। पंडुक क्यों है? पंडुक देखो, ये कबूतर की एक तरह का एक पक्षी है। पंडुक पक्षी मान सकते हो। घर में मक्खियों को भिनभिनाते पंक्ति से घर की कैसी अवस्था को संकेत मिलता है? दरिद्रता, गरीबी। मालूम होता है बारिश नहीं होगी। ये बात मुंशी जी ने किससे कही है? हाँ, अब बारिश नहीं होगी क्योंकि रोटी खाते खाते पत्नी से कह रहा है। देखते हैं अब अति लघुतात में प्रश्न। सिद्धेश्वरी ने चेहरे पर व्यंग्यता के क्या कारण थे? परिवार की चिंता, आर्थिक विपन्नता। रामचंद्र की आर्थिक स्थिति सुधारने के किन संघर्ष से गुजरा? रामचंद्र सबसे बड़ा बेटा था जो घर की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए इंटर पास करने के बाद दैनिक समाचार पत्र में दफ्तर में प्रूफ रीडरी का काम सीखने लगा। अमरकांत किस तरह का कथाकार था? अमरकांत मध्यम वर्ग के जीवन का वास्तविकता विसंगतियों का व्यक्त करने वाला था। सिद्धेश्वरी ने ओसर में आध टूटे खटोल पर क्या देखा? सिद्धेश्वरी ने ओसर टूटे खटोल पर 6 वर्षीय पुत्र प्रमोद को देखा, जो नंग धड़ंग पड़ा था। वह कुपोषित था, उस पर अनगिनत मक्खियाँ उड़ रही थी, बीमार था। सिद्धेश्वरी ने बड़े अपने पुत्र को हालचाल पूछने की हिम्मत क्यों नहीं? सिद्धेश्वरी ने बड़े अपने पुत्र को हालचाल पूछने की हिम्मत इसलिए नहीं जुटा पाई क्योंकि वो अपने पुत्र कमजोर शारीरिक स्थिति का मर्म जानती थी। सिद्धेश्वरी द्वारा झूठ बातें बनाने का क्या कारण था? सिद्धेश्वरी झूठ बातें बनाने का कारण था कि वो झूठा बनाए रखना चाहती थी। एक था, सिद्धेश्वरी रामचंद्र में खाने में क्या देती? सिद्धेश्वरी रामचंद्र खाने में कुल 2 रोटियां भर कटोरी पनियाल दाल और चने की दल्ली तरकारी देती है। रामचंद्र सारी अवस्था को लेकर ने के साथ चित्रण किया है। रामचंद्र की उम्र लगभग 21 वर्ष, दुबला पतला गोरा रंग, बड़ी बड़ी आंखें तथा होठों पर झुर्रियां हैं। दुबला पुतला गोरा रंग, देख बड़ी बड़ी आंखें तथा होठों पर झुर्रियां हैं। मुंशी का चंद्र प्रसाद छटनी किस विभाग से और कब हुई थी? मुंशी का प्रसाद की छटनी 1.5 वर्ष पूर्व मकान किराया नियंत्रण विभाग से हुई थी। 1.5 महीने पूर्व मकान किराया नियंत्रण विभाग से हुई थी। घर का वातावरण कैसा था? भिन्न भिन्न आए रहते आंगन के लिए में गद्दी नंगे पेबंद लगे हुए थे। मुंशी ने अपराधी के भांति सिद्धेश्वरी को क्या तर्क दिए? आर्थिक स्थिति से परिचित थे, उन्होंने भली भांति जानता था कि अंश में केवल 2 ही रोटी हैं और सिद्धेश्वरी ने इस में शायद रोटी भी नहीं है। तिमी उसने बड़े बड़के की कसम मुंशी जी को देकर एक और रोटी लेने के लिए बाध्य किया और बहुत सी रोटी होने का दावा किया। सिद्धेश्वरी का साहस और त्याग मुंशी जी स्वयं यदि उन्हें एक और रोटी ले ली तो उस देशी किस समय रोटी खा लेगी? इस बात को सोच उन्हें अपराधी भाव से सिद्धेश्वरी को देखा। सिद्धेश्वरी ने परिवार सदस्य समक्ष क्या क्या झूठ बोले? दोपहर का भोजन करने आए हैं सभी सदस्यों एक दूसरे के संबंध झूठ बोलते। रामचंद्र से मौन कहती वो अपने किसी दोस्त या पढ़ने के लिए वो दिमाग हैं, 24 घंटे पढ़ने में लगा रहता है। मुंशी बात कहता है ना। और रामचंद्र के बारे में मुंशी जी को बताती हैं कि मोहन रामचंद्र
की तारीफ कर रहा था कि भैया शहर में बड़ी इज्जत है। रामचंद्र अपनी देवता कह रहा था। रामचंद्र तो आपको देवता कर, प्रमोद को कुछ हो जाए तो बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकता। ये सभी एकता सम्मान बनाए रखने के लिए करती है। उनका पहला ग्रास मुंह में रखा तब मालूम हुआ उसकी आंख टप टप आंसू चलने लगी। इस कथन का से स्पष्ट कीजिए। सिद्धेश्वरी कुशल प्रांत गणित पूर्वक भोजन बनाओ, पेट करना उसका दायित्व हो, परंतु गर्मी पर्याप्त खाद्य सामग्री उसकी वेगता सामग्री बड़ी बात जानती है। उस दोनों पत्र तथा पत्रिकों से पेट भरने बाना बल्कि वो तीनों भूख पेट भर भोजन न मिलने के कारण परिवार के सभी स्थितियों की शारीरिक स्थिति कंकाल के बाती हो गई है। स्वयं भूखी सड़क परिवार का पेट नहीं भर पाती। अधूरे परमात्मा को पेट कैसे भरेगी जो साथ न तो दाल है न ही चने की तरकारी बची है। इसको कर लेना है ना, इसको कर देना। दोपहर का भोजन कहानी के निम्न मध्य जीवन की त्रासदी का मामूल चित्रण कीजिए, स्पष्ट कीजिए। हाँ, ये देखो लेखन मुंशी जी शारीरिक अवस्था में बिंबात्मक चित्रण किया गया। तो उसका कहानी इस प्रकार वर्णन है किया गया। मुंशी जी पीढ़े पर पालती मारकर बैठे। उनकी उम्र 45 वर्ष के लगभग, किंतु 50-55 के लगते हैं। उसका चमड़ा जूनने लगा, कंजी गोपड़ी आईने की भांति चमक रही थी। गंदी धोती के ऊपर हमेशा कुछ साफ बनियान तार लटक रहा था। उनकी धोती में 2 रोटियां कटोरे बरताली चने की तल तरकारी। मुंशी जी की 1.5 रोटी खा चुकने के बाद एक गिलास युद्ध कर रहे थे। उनका खाना समाप्त हो गया। ताली में बचे बचे दोनों को बंदर की तरफ बिन रही थी। इस प्रकार उपयुक्त वर्णन के आधार पर जैसा लेकर मुंशी सारी स्थिति उनके भोजन सजीव और विमानात्मक चित्रण किया है। सीधे चारित्रिक विशेषता बताई, इम्पोर्टेंट है। दोपहर का भोजन मकान ने निकासी विशेषता को परिपूर्ण है, जिसका मुख्य पात्र थे सभी पास उसके इर्द गिर्द अपने भाव की रेवंत करते थे। अभाव में सिद्ध पर जिद करती है। चारित्रिक विशेष सहस्य और अतमथ्य था। सनील घरणी भारतीय नारी है ना। कला मुख्य विशेषता बताइए। ओके, तो इस तरह से ये 2 पहाड़ हैं। ओके, कितने पहाड़ हैं? 2 पहाड़ हमने कर लिए हैं भाई साहब। हाँ, कर लिए हैं, देखो। ओके, क्या तीसरा भी शुरू करें क्या? बोलो रे, बोलो ना, अरे बोलो ना। तीसरा पहाड़। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। कल मैं आपको, अभी 1 से 2 तक हो गया। कल मैं आपको देखना कौन कौन से बताऊंगा, ध्यान से सुनना। मैं आपको कराऊंगा तीसरा, चौथा, 5वां। ये हो गए आपका ये पार्ट 1 हो गया, ये पार्ट 2 हो गया, और पार्ट 3 में पद्य भाग प्लस व्याकरण, तीनों ही भागों में आपको कंप्लीट कर दूंगा, जिससे आपका अर्धवार्षिक कंप्लीट काम हो जाएगा। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, शुक्रिया।